नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली से। और जो काम मैं करता हूं एक ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट के तौर पर, जो मैं पिछले करीब 3 डिकेड से यही काम कर रहा हूं, और ख़ास तौर पर इसका वो हिस्सा जिसके ज़रिए शायद बर्र-ए-सग़ीर में भी और दूसरे ममालिक में भी लोग गुफ्तगू के ज़रिए मुझे जिस तरह जानते और प्यार करते हैं और मेरे काम को थोड़ा एडमायर करते हैं, इससे मैं बहुत खुश होता हूँ। और ये मौका है कि जब मैं अपने काम को लेकर ये जो क्रिएटिव प्रोसेसेस हैं उसके बारे में कुछ दो बातें, कुछ थॉट्स ऑर्गेनाइज़ करूँ। हालांकि ये एक बहुत मुश्किल काम होता है मेरे लिए, और मैं फिर समझ पाता हूँ कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा जिनके साथ बतौर होस्ट मैं बैठता हूँ और वो मेरे गेस्ट होते हैं। और बरसों बरसों से 40-40, 50-50 बरस से जो लोग एक ख़ास फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा कि अपने काम को फॉर्मुलेट करना, आर्टिकुलेट करना, थियराइज़ करना कितना मुश्किल होता होगा, ये इस वक्त मुझे समझ में आता है। और ऐसे तमाम मौक़ों पर जब मुझे अपनी क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में किसी से, या मिसाल के तौर पर यहाँ आपके साथ शेयर करना हो रहा है, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है जो शायद मेरे रूटीन काम के मुकाबले मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। फिर भी कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग बरसों से एक पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो टेंजिबल या इंटेंजिबल आर्ट प्रैक्टिस में लगे हैं, वो ये बता सकें कि उनकी लाइफ की जर्नी, उनकी क्रिएटिव प्रोसेस, उनके अचीवमेंट्स, उनके सक्सेसेस, उनके फेलियर्स, उनके ख्वाब क्या हैं। और इस सिलसिले में एक छोटा सा सिरा पकड़कर ये इंस्टिगेशन मेरी तरफ से जो होता है, जो एक आखिरकार एक गुफ्तगू की शक्ल लेता है, और जिसमें तमाम ऐसे मौके आते हैं जब मेरे लिए भी बहुत सारे चौंकाने वाले पहलू मेरे सामने उभर कर सामने आते हैं। जब हमारे गेस्ट खुद एक इस तरह एक भरोसे के साथ बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले और खुश करने वाले मौके होते हैं कि जब वो आप पर भरोसा करते हैं और ये कहते हैं कि अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, या कभी वो चौंक कर सवाल पर ही चौंक जाते हैं कि ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। तो ये वो मौका होता है जब आप सचमुच अपने गेस्ट के सामने वो सवाल रखते हैं, या वो अपनी उलझने या वो क्यूरियोसिटी अपनी जिस तरह सामने लाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनको भी ये बात जचती है और उनको ये मौका मिलता है वहाँ कि वो रूटीन सवालों से हटकर ख़ुद अपने को टटोल सकें, अपनी प्रोसेस को समझ सकें, और इस तरह वो एक क्रिएटिव मोमेंट सामने आता है। और ऐसे अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब मेरे लिए भी शायद एक इंटरव्यूअर के तौर पर ये देखना दिलचस्प होता है कि कब कौन सी चीज़ किसी को बहुत डाउन द मेमोरी लेन ले जाती है, कभी उसको जज्बाती बनाती है, कभी उनको पजल्ड करती है। अगर मैं ख़ास तौर पर याद करूं, एक सिंगर जो अनवर जिनका नाम है, जिनके शो को बनाते हुए मैंने उसे टाला कि उसका पोस्ट प्रोडक्शन ना करने बैठूं, क्योंकि बातों बातों के बीच में जिस तरह के कुछ मौके आए और जिस तरह उन्होंने अपनी ही किन्हीं कमज़ोरियों पर कुछ खुद मेरी मदद से उंगली रखी और ये समझने की कोशिश की कि वो क्या था जिसकी वजह से अच्छा खासा उनका चलता हुआ करियर एक तरह से गिरावट पर पहुंच गया और उनको इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर काम मिलना बंद हो गया। तो ये छोटे छोटे कुछ पर्सनालिटी की कमियां हो सकती हैं, या कुछ एक ऐसी चुनौतियां हो सकती हैं जिसको ख़ुद भी कई बार जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि और ऐसे मौके जो गुफ्तगू के अलग अलग गेस्ट के साथ आए हैं उनको इस नज़रिए से देखा जा सके कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो ख़ुद मेरी मदद से या अपने इंस्टिगेटर की मदद से उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ जाकर एक ऐसा म्यूज़िक का जैसा एक मज़ा वो मिलता है कि आप ख़ुद कह नहीं पाते कि वो मोमेंट कैसे हाजिर हो गया आपके सामने। तो पेश करता हूँ कुछ चुनिंदा टुकड़े जो मेरे लिए भी
खुद चौंकाने वाले थे और एक तरह से उस पूरी प्रोसेस का जो को अनफोल्ड होना है वो मेरे सामने लेकर आते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ ऐसे मोमेंट्स आपके सामने पेश करने में कामयाब हो पाया हूँ जो शायद आपके इस प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू ऐड करें। बहुत शुक्रिया। अक्षय, ये देखिए कि हमारे यहाँ जो फिल्मों में, मेन स्ट्रीम फिल्मों में जो मेन स्ट्रीम नाम हैं वो या तो फिल्म बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, उनके पेरेंट्स या उनके फैमिली में कहीं कुछ फिल्म होती थी, या वो लोग हैं जो ट्रेंड होकर आए। बेशक वो टेलीविज़न से उन्होंने करियर शुरू किया हो, थिएटर से शुरू किया हो, एमेचर थिएटर से शुरू किया हो, लेकिन अक्षय कुमार के लिए फिल्म में आना और छा जाना शायद एक ख्वाब की तरह रहा होगा। जैसा कि आपने कहा कि मॉडलिंग के बाद जब पहली 3 फिल्मों का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसके बाद फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जब अब आप ये देखते हैं कि एक बिना किसी फिल्म बैकग्राउंड का आदमी, बिना किसी थिएटर और एक्टिंग बैकग्राउंड का आदमी, यहाँ तक कि फिल्म एस्पायरेंट भी नहीं कि फिल्म में बहुत देखता था और मुझे फला बनना था, ढिका बनना था, वो कुछ नहीं था आपके साथ। एक छोटी सी चीज़ थी, आपसे मैं शेयर करूंगा, मैंने ज़्यादा जन को नहीं कभी बताया, कि एक दिन मेरे पिताजी बहुत गुस्से में आ गए कि मैं पढ़ नहीं रहा था। तो वो मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे, मुझे थप्पड़ मारने ही वाले थे। तो थप्पड़ मारने वाले थे और मैं भी बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे मार्क्स बड़े कम आए हुए थे। तो मुझे पूछते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ज़िंदगी में क्या करेगा। सच्ची कह रहा हूँ, ऐसे ही मुंह से निकल गया, मैं हीरो बन जाऊंगा। बिल्कुल दिमाग में कहीं नहीं था हीरो बनना, लेकिन वो कहते हैं ना उस वक्त एक बात मुंह से निकल ली, हीरो बन जाऊंगा मैं। एक रिवोल्टिंग वे तरीके से अपने पिताजी को मैंने जवाब दिया था। शायद उस वक्त सरस्वती या बाजू से गुजर रही हो या पता नहीं क्या हो रहा हो कि वो बात एक सच हो गई। तो आज तक मुझे वो झगड़ा याद है, मेरे पिताजी के साथ मैंने हुआ था। तो फिर मुझे भी मतलब डैडी और मैंने बैठ के बात भी की थी इसके बारे में कि यार एक कमाल का भगवान जब बनाता है तो वो आपकी ज़िंदगी कमाल कर देता है। अच्छा, एक फिल्म मेकर के रूप में जी कहानियाँ तो आपके पास बहुत सारी आती रहती हैं, इर्द गिर्द जो लोग होते हैं फिर तो सोचते हैं कि भाई जैसी कहानी इम्तियाज़ कहते हैं वैसी ये है मेरी, तो इनको भी सुना दें, बता दें। लेकिन उसमें आखिरकार चुनना तो आपको ही पड़ता है जी। और उस चुनने में एक चीज़ ये भी शामिल रहती है कि ये कहानी मुझे कहनी है कि नहीं, तभी आप उसको हाँ बोलेंगे, हाँ कहेंगे, क्योंकि अगर उसके साथ आप कन्विंस नहीं हैं तो वो कहानी कहने की एक मजबूरी ही बन जाएगी और वो एक मैकेनिकल प्रोडक्शन बनकर सामने आएगा। तो ऐसे में ख़ुद आपको कौन सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कहनी हैं? हो सकता है कि कुछ हिस्सा कह भी दिया गया हो किसी फिल्म में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही कहानी को आप बहुत बार तक कहते रहते हैं क्योंकि उधर पूरी नहीं हो पाती। आप ऋतु घटक का ही उदाहरण लीजिए, ये जो पूरा विभाजन की कहानी है उनकी कहीं छूटती नहीं है। आपको क्या कहानी कहनी है, मतलब इस कला के ज़रिए? ऐसा मुझे लगता है कि इंसान की जो स्ट्रगल है इंसानों के साथ, यानी कि एक इंडिविजुअल की जो स्ट्रगल है कलेक्टिव सोसाइटी के साथ, और ये पता नहीं कोई थीम है जो बार बार मुझे अपनी कहानियों में नज़र आता है। जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं भी की हैं, वो चीज़ें भी मुझे अपने ही काम में, यानी कि वो जज्बा, वो जोश, वो गुस्सा कभी कभी अपने काम में दिखता है। जैसे रॉकस्टार में बहुत सारे लोगों ने कहा कि बड़ा वो जो उसका पैशन था, उसका जो गुस्सा है, एंग्स्ट जिसको कहते हैं वो है, मगर मुझे नहीं समझ में आया कि वो मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वो आता रहता है। मुझे लगता है जैसे हाईवे में भी एक था कि वो लड़की आखिर में यही कहती है कि अगर ये सेंसिबल बिहेवियर है तो मुझे नहीं होना है सेंसिबल, मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं जा चुकी हूँ, मैं जाऊँगी नहीं, मैं जा चुकी हूँ। सो आई फील दैट इज़ अ थीम दैट रिपीट्स इटसेल्फ, एंड मुझे लगता है मुझे उसके बारे में दिल करता है कुछ करने का।
जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को नकली बनाती हैं या उसको अपने दिल को खोल करके जीने की इजाज़त नहीं देती हैं। मेरे अंदर भी होगा बहुत सारा ऐसा। तो चाहे वो मतलब आप देखिएगा तो हर कहानी में कोई ना कोई रिफ्लेक्शन है। अभी आपने कहा, ये बहुत बड़ी बात कही है आपने एक्चुअली। किसी ने आज तक मेरी ज़िंदगी में ये सवाल नहीं पूछा है। हर कहानी में है, तमाशा में भी यही बात है कि वो है कुछ और मगर करना कुछ और चाहता है, और आखिर में कहता है अपने फादर को कि मैं नहीं हूँ मैथ्स में अच्छा, आई एम सॉरी। ये कोई एक थीम है। और बदलावों की बात हुई तो यहाँ पर हम आपसे थोड़ा सा रूमानी हो जाएं के बारे में ज़रूर पूछना चाहेंगे। वो शायद आपका एक बहुत कोई पर्सनल स्टेटमेंट, कोई पर्सनल एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ थी, जिसका जो बाज़ार की शर्तें हैं और उसमें जो बॉक्स ऑफिस है वो सब चीज़ें किनारे रखकर आपने एक बिल्कुल एक पर्सनल एक जर्नी जैसी चीज़ वहाँ दिखाई। मैंने एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, आई स्टार्टेड माई करियर इन 1980। जी। मैंने 1980 से आज तक 15 एक फिल्में बनाई होंगी। जी। None of those films were formula films. None of those films were बॉक्स ऑफिस पे नज़र रखे हुए मैंने एक भी फिल्म नहीं बनाई। इनफैक्ट आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड कि मैं इतने सालों से इतनी फिल्में जो एक भी मेन स्ट्रीम नहीं है, जो एक भी बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा ये सोच के बनाई नहीं गई है, ऐसी फिल्में मैं लगातार बना पाया। और ये सारी फिल्में लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने सराही, मुझे बहुत सम्मान दिया, मुझे बहुत आदर दिया। ये काम मैं हमेशा करता आया हूँ, बी इट एज एन एक्टर और बी इट एज ए डायरेक्टर। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आपने थोड़ा सा रूमानी जैसे फिल्म बनाई। मैं एक उस पर बात करने से पहले एक छोटी सी याद दिलाना चाहूँगा। जो फिल्म मैंने पहली बनाई मेरी एज अ डायरेक्टर, उसका नाम था आखरी। इट वॉज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ मास मर्डर्स एंड ऑल दैट। ये फिल्म मैंने 1980 में बनाई, व्हेन आई वाज एट द पीक ऑफ माय पॉपुलैरिटी, गोलमाल ये वो सब। जी जी। बट एज अ डायरेक्टर आई चोज टू मेक a film in Marathi. Then two, I played a villain in that film. Film which I produced myself, which I directed myself, and a very hard-hitting film on our social values and so many other things. उस पे क्रिटिसाइज करने वाली एक हार्ड हिटिंग फिल्म बनाई, दैट वाज माय चॉइस। वैसी फिल्म मैंने बनाई। I could have very easily, I mean, people expected me to encash on Golmaal and this and that, which I didn't do. But as a choice, and then I continued doing that till my last film, which I made on Alzheimer's, again in a Marathi film called Dhusar. कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ये बताया कि आपके अंदर एक्टर है? मुझे तो लगता है मेरे जन्म के पहले जब मेरी माँ के अंदर था और मेरी माँ जब फिल्म देखने जाती थी, मैं भी वो फिल्म देखता था ज़रूर। आई बिलीव आई वॉज वॉचिंग फिल्म्स फ्रॉम माई मदर्स वूम। आई जेन्युइनली फील दैट। सिनेमा अट्रैक्टेड मी। और जब मैं दुकान पे भी बैठता था एज अ टीनेजर, every single film I used to watch over and over again. My mother used to encourage me to go and watch films. I do not know of any mothers who tell their children, go watch a film. अच्छा है, उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए. All forms of art, from literature to dance to lighting to painting to the performing arts, are all encapsulated in cinema. You like to dance, you like to sing, you can write. Go watch movies. मेरे घर के सामने एक थिएटर थी, अब भी बंद हो गई, अलेक्जेंडर सिनेमा. अलेक्जेंडर सिनेमा एग्जैक्टली ऑपोजिट माई हाउस अक्रॉस द रोड. तो माई मदर यूज्ड टू से, होमवर्क हो गया? बोलो जी, जाके पिक्चर देख के आओ. कैन यू इमेजिन? आज मदर्स डू नॉट इनकरेज देयर किड्स टू वॉच फिल्म्स. मम्मी मैंने कल देखी ये फिल्म. कौन सी फिल्म है? बोले प्यासा. ओह प्यासा,
wonderful film. Go watch it again. Again, go see it for the lyrics. Go watch it again tomorrow. Go see it for the music. Go watch it again tomorrow. Go see it for the cinematography. Go see Guru Dutt's performance. आपने देखिए पार्टीशन की बात कही, वो बात तो बहुत साफ दिखाई देती है, क्योंकि उसके सिर्फ पॉलिटिकल रिपरकशंस की बात नहीं है, उसके साथ पूरी ह्यूमैनिटी डिस्प्लेस होती है और वो ज़ख्मों से भर जाती है। वो ज़ख्म कई बार पार्टीशन ना भी अगर रेफरेंस पॉइंट रखें तो भी वो हर रोज़ ये दिखाई देता है, रहता है। चाहे वो एक अमीरी और गरीबी के बीच का बढ़ता हुआ डिवाइड हो, रिश्तों के बीच की दूरियां हो। जब आप लिखते हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तब उसमें एक एक करके जो इमेजरी आपके सामने आती है वो एक बेगानगी, एक इंसान के अपने माहौल, अपने रिश्तों से टूटने, और उसको बहुत खूबसूरत अल्फाज में सामने लाया जाता है। एक रोमांटिसिज्म भी आपके पूरे पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा है, ये देखा जाता है। जब हम ये देखेंगे कि एक टूटे हुए दिल को और सहारा देना और उसे हिम्मत बंधाना, गुलजार साहब ये काम नहीं करते, वो उसे और ज़्यादा रुलाते हैं अपने नज़मों में, अपने गीतों में, वो उसे और अकेला बनाते जाते हैं। ये क्या एक रिवेंजफुल एजेंडा है? मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। उसमें फ़र्क ये है कि अगर मेरे आंसू निकल आए तो मैं अपने आंसुओं की बात कर रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ दूसरे के साथ। ऐसा मकसद ये नहीं कि मैं रुलाऊँ दूसरे को। और वो जो जिस तन्हाई का एहसास होता है, या तन्हाई नहीं है वो लफ्ज़, वो जो अकेलेपन आप कह रहे हैं, वो बेबसी का एहसास है कि मैं कुछ कर नहीं पाता। मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है। बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ, मगर हिम्मत नहीं होती। तो वो एहसास अकेलेपन के लिए नहीं है। जलते शहर में बैठा शायर इससे ज़्यादा करे भी क्या? अल्फाज से ज़ख्म नहीं भरते, नस्मों से खराशी नहीं भरती। तो ये एहसास है उस बेबसी का। कोई गलत कहा मैंने? हाँ, क्योंकि वो मेरी अपनी सफरिंग है, मतलब वो मुझ पे गुजर रही है। मैं रिवेंज नहीं ले रहा हूँ किसी से, अगर रिवेंज है तो फिर खुद पे है। यही बात है कि कितने लोगों पर असर हुआ और कितने पर नहीं, क्योंकि देखिए 30 बरसों का ये जो अरसा है अच्छा खासा है, और इसमें पीढ़ियाँ बदल जाती हैं, सेंसिबिलिटीज़ बदल जाती हैं, और दूसरी सोशल फोर्सेस काम कर रही होती हैं। जो रिस्पांस आपको शुरू में मिलता रहा होगा, या आज भी उस पीढ़ी के लोग आपको जिस तरह से आंखों पर बैठाते होंगे, बिल्कुल नई जनरेशन कैसे देखती है आप अजोका थिएटर के काम को, या फिर आप लोग खुद अपने ही काम को करके एक जिसे कहते हैं कि आपका ईगो सेटिस्फाइड रहता है? बहुत ऑडियंस है अजोका की, बहुत ऑडियंस है, और यंग लोगों में भी और हर किस्म के लोगों में, मतलब एलीट भी आती है, इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं, हमारे ट्रेड यूनियंस के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके वर्कर्स भी आते हैं और हर प्ले में आते हैं, और आम लोग जो हैं बिल्कुल वो आते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंसेस फ्री हों और हम लोगों से मतलब टिकट्स नहीं लगाते, तो एक्सेसिबल हो हर किसी के लिए। और स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा, और आजकल ख़ास तौर पे ये इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं देखने के लिए। बल्कि मैं आपको बहुत दिलचस्प बताऊं वाक़या जो मुझे याद आया कि जब हम ये जो 26/11 हुआ मुंबई पे, जब ये हमला हुआ, तो हम लोग उस वक्त कुछ ही दिनों बाद हम लोग केरला त्रिशूर में एक इंटरनेशनल फेस्टिवल, उसमें हम लोगों को इनवाइट किया हुआ था, तो हम उसके लिए रवाना हुए। रास्ते में हमने यहाँ JNU में हमने परफॉर्मेंस की, और फिर यही प्ले था हमारा बुल्ला, जो पंजाबी ज़बान में। खुद सोचें केरला में हम पंजाबी का प्ले कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 3000 लोग आए हमें देखने। और उस प्ले शुरू होने से पहले जो वो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने कहा कि यहाँ बाहर एक, हमने देखा बैनर लगे हुए थे, यही ज़ाहिर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा था कि मतलब जो कुछ वो मुंबई में हुआ, तो
तो वो बीजेपी वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप ज़रा उनको मिल लें। मैं थोड़ा सा घबरा गई, मैंने कहा मैं मतलब बाहर, उन्होंने कहा नहीं हम आप चलें उनसे, वो आपको मतलब बात करना चाहते हैं। मैं गई तो मैंने कहा जी मैं तो कोई हुकूमत की तो मैं नुमाइंदा हूँ नहीं, कि नहीं हमने एक लेटर देना है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, तो आप काइंडली ये दे दें। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वैसे ही रवायतन मैंने जो उनके लीडर थे उनको मैंने कहा कि आप आके देखें ये प्ले हमारा, हम तो ये पीस और टॉलरेंस का मैसेज लेके पूरे हिंदुस्तान में, मतलब कश्मीर से लिटरली कन्याकुमारी तक हम लोग गए हैं, तो ये प्ले आप देखिए अगर आ सकते हैं। मैं कह के अंदर आ गई, शो शुरू हो गया, शो ख़त्म हो गया, 3000 लोगों ने हमें स्टैंडिंग ओवेशन दी। और आप यकीन जाने कि मैं क्या देखती हूँ कि वही हज़रत, वही बीजेपी के जो लीडर हैं, साथ उनकी फैमिली, वो स्टेज पे चढ़े आ रहे हैं और आके बड़े गर्मजोशी से मेरा हाथ उन्होंने मिलाया और उन्होंने मतलब मुबारकबाद दी मुझे और वो चले गए। तो मैं इससे इतनी मुतासिर हुई, तो मैंने कहा ये थिएटर का पावर है। हमको बताइए कि बेशुमार दौलत और बेइंतहा शोहरत, और शोहरत के बारे में दिलीप कुमार साहब ने कहीं कहा कि वो एक मर्ज़ है, आपने इसे कैसा पाया? मैं तो ये कहूँगी जो दौलत और शोहरत है वो सब टेम्परेरी है। शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है, दौलत रह जाती है, मगर सबसे बड़ी दौलत वो होनी चाहिए जो अपने आप में हो, अपनी समझदारी, अपना बिहेवियर, अपना रखाव, सब कुछ वो दौलत होती है। तो मटेरियल दौलत भी जो है वो भी कभी चली जाती है, मगर असली दौलत अपने आप में होती है जो होनी चाहिए। मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अब मैं यहाँ पर पूछूंगा, एक आदमी हो सकता है कि इन सब चीज़ों को समझते हुए अपने ही इन एफर्ट्स की फ्यूटिलिटी को सेंस करते हुए उससे बाहर चला जाए, और दूसरा आदमी उसी के साथ तालमेल बिठाकर उसके लाभ अपने लिए अर्जित करने लगे। ये दोनों ही आपके सामने चॉइसेस होते हैं। एक तीसरा चॉइस भी है। हाँ, क्या है? कि आप समझते हैं कि हाँ फ्यूटिलिटी तो मैं नहीं कहूँगी, पर ये इतना छोटा बूंद है, करने का क्या फ़ायदा। और ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं उठती सुबह और ऐसा ख्याल नहीं आता है, कभी कभी पेसिमिस्टिक ख्याल आता है। और ख़ास तौर से अगर आप टीवी देख रहे हो या अखबार पढ़ रहे हो, क्योंकि इतनी सारी बुरी खबरें होती हैं और इतने ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि लगता है कि मैं जाके 700 लड़कियों के साथ एक कॉलेज में जाके अगर बात कर भी लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन एक तो है कि मैंने ऑलमोस्ट अब टीवी देखना बंद कर दिया है, बहुत कम मैं पढ़ती भी हूँ अखबार वगैरह। बस बेसिक जो मोटी मोटी खबरें होती हैं वो तो वैसे भी कोई ना कोई बता ही देता है या आपको पढ़ने में मिल ही जाती हैं। उसके अलावा मैं नहीं पढ़ती क्योंकि वो आपको मायूस बना देते हैं। बहुत ऐसा लगता है कि अब तो दुनिया में कुछ करने का फ़ायदा ही नहीं है। आमतौर पर किस तरह के रोल करना आपको पसंद आता था? लगता था कि हाँ भाई ये वाला रोल आ गया है तो अब मज़ा आया? मुझे मुख्तलिफ किस्म के रोल करने का शौक़ था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि वो दिलीप कुमार साहब ने, मेरी एक फिल्म थी दीदार, उसमें ब्लाइंड का रोल किया था। तब से मुझे ये शौक़ था कि मैं ब्लाइंड का रोल करूं। तो मेरी एक फिल्म थी AVM स्टूडियो वहाँ की, मद्रास की, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। तो वो लोग मुझे कह रहे थे कि ये रोल मत कर, वो ब्लाइंड का रोल था, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मगर वो ब्लाइंड का था, ये हीरोइन का था। क्योंकि ऑडियंस के लिए हीरो जिसको लव करता है ना वो हीरोइन होती है। तो इसमें धर्मेंद्र हीरो थे, उसमें नए नए वो आए थे। तो माला सिन्हा का उनका कुछ लव अफेयर था और मैं ब्लाइंड थी। मेरी शादी किसी तरह उनके साथ हो गई थी, धर्मेंद्र के साथ। तो वो बेचारे AVM वाले मुझे समझा रहे थे कि मैंने कहा नहीं, मुझे ब्लाइंड का रोल करना है और मैं यही करूँगी। मैंने किया और मैंने अभी बताया आपको कि मेरा एक गाना है उसमें बिल्ली के साथ। वो गाना टीवी पे आ रहा था तो रज़ा साहब ने कहा अम्मा तुम तो वाकई ब्लाइंड लग रही हो। मैंने कहा और इसीलिए तो मैंने ये रोल किया था। और आपने कहा तो मुझे यकीन आ गया कि मैंने अच्छा ही किया होगा। हाँ हाँ। आपने कहा कि अलकाज़ी ने जो आपको श्रद्धा, काम के प्रति श्रद्धा, क्या
यही वो केंद्रीय चीज़ है जो बाद में भी, क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, जब अनुभव आपके समृद्ध होते जा रहे हैं, काम के अनुभव उसमें जुड़ते जाते हैं, क्या सिर्फ काम के प्रति श्रद्धा कोट एंड कोट वो है वो केंद्रीय चीज़ जो आपको एक ड्राइविंग फोर्स की तरह आगे ले जाती है? हाँ, काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। श्रद्धा तो है ही, इंटरेस्ट भी है, और मेरे काम में ह्यूमन नेचर के साथ डील करना पड़ता है। अलग अलग तरह के लोग, उनके स्वभाव, उनके बात करने के ढंग, उनके एक्सपीरियंसेस वो क्या थे, क्या हैं, ये जो स्किन एंड बोन है इसके अंदर क्या है, क्या सोचते हैं, वो जानना मेरा काम है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो इंसाइट्स हासिल करती रहूं अलग अलग तरीके से। और अगर श्रद्धा से देखा जाए तो हर चीज़ अपने आप को रिवील कर देती है। जैसे मेरे पास अगर स्क्रिप्ट आए और डायलॉग मुझे याद करने हैं, और अगर मैं सोचूं क्या यार ऐसा कुछ करूं, तो इमीडिएटली मेरी मनस्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी या इतनी अनप्रोडक्टिव हो जाएगी कि फिर मैं देख ही नहीं पाऊंगी कि वो 2 लाइनें ही चाहे मुझे बोलनी हैं, पर वो क्या है वो 2 लाइनें, उसके पीछे का अर्थ क्या है, कैसे बोली जाएंगी। बोलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, एक ही लाइन को आप कई तरीक़ों से बोल सकते हैं, तो उसके पीछे जो रिसर्च होती है, सोच होती है, वो मुमकिन हो जाती है अगर आप चीज़ को श्रद्धा से देख रहे हो। वो इट यील्ड्स इंफॉर्मेशन, और रिस्पॉन्स आता है उधर से। ठीक है, ये एक बहुत मेरी फेवरेट मतलब ये दादरा है, और हमारे यहाँ मतलब दादरा ठुमरी में स्थाई ब्रज में होती है, उसके बाद अंतरा जो है वो उर्दू में होती है कभी कभी, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल मिक्सचर कि हमने कभी इन चीज़ों को डिस्टिंक्शन नहीं किया, हाउ कल्चर्स हैव मिक्स्ड। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि राम करे कहीं नैना न उलझे, नैनन की रीत बुरी है, बिन नैना उलझाए न सुलझे, राम करे कहीं करार करार छीन लिया, बेकरार छोड़ गए, बाहर ले गए, याद बाहर छोड़ के, हाय राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना न उलझे, नैना न उलझे, राम करे कहीं। क्या बात। अब तो टाइम ये वो मरहला है जहां हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी बात जो हमारी और आपकी इस बातचीत में छूट गई हो, या आप रास्ते में आते हुए सोच रही हो कि ये बात भी मुझे कहनी है, पूछा भले कुछ जाए, तो आप कहिए। इस प्रोग्राम में आप लोग बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स को, क्राफ्ट्समैन हैं, म्यूजिशियंस हैं जो अनसंग हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम अभी कुछ ऐसा हो गया दुनिया में कि हम सिर्फ जो ऊपरी सक्सेस हैं उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इतने लोग हैं जो इतना कुछ काम कर रहे हैं और शायद वो पैसों के पीछे नहीं काम करते हैं, पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है सोसाइटी में, उनको हम लोगों ने सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि गुफ्तगू के तहत एंड इसके थ्रू आप ऐसे लोगों को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, और आई थिंक फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, फॉर अ गुड सोसाइटी ये बहुत एसेंशियल है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सो आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस शो टुडे।